कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जब उनसे हार से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली, ये हार कोई बड़ी हार नहीं, हम इस बार बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गए। गोपालगंज में काफी कम मार्जिन से हार मिली थी, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई। ये जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। हाँ, हम अभी पहुँचे, अभी पता चला। अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से अरे गोपालगंज वाला भी जो था वो काफ़ी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। देखने वाला प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो उपचुनाव अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना तो बोलने के लिए है, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना कि भाई कुढ़नी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। पिछले दिनों गठबंधन टूटने के बाद पहली बार जेडीयू को चुनाव हराने की खुशी भाजपा के अंदर काफी जोर शोर से देखने को मिल रही है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यह सीट जेडीयू और राजद की परंपरागत सीट रही है। पिछले दिनों जो एक मिथक बानी हुई थी कि जेडीयू के साथ आ जाने से महागठबंधन मजबूत हुई है, इस मिथक को भी कुढ़नी की जनता ने तोड़ा है। जदयू के नेताओं ने कुढ़नी में मतदान स्थल पर गड़बड़ी की, नहीं तो हमारी जीत का अंतर और बड़ा हो जाता। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। संख्या 120 देखी जाए, हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था। 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67, 68 है, 230, 231 है। 13 बूथों पर 4500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद महागठबंधन में खींचतान नजर आने लगी। एक तरफ जहां जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे कि कहां कमी रह गई, वहीं कुढ़नी के पूर्व विधायक अनिल कुमार साहनी ने नीतीश कुमार को इस हार का जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की। देखिए, चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहाँ कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका नाम वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए। अब क्या करना चाहिए? राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं है, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था, वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर ये मजबूत करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को, अगर आपके प्रति, महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार में बढ़ते क्राइम की गूंज संसद तक पहुंच गई। एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान अक्सर बिहार में बढ़ रहे क्राइम और पिछड़ों, अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। इस बार सांसद चिराग ने संसद में बिहार में बढ़ते क्राइम का मुद्दा उठाया है। सांसद चिराग पासवान ने अरवल और बेगूसराय की घटना को लेकर पीड़ितों के लिए न्याय और सीबीआई जांच की मांग की। एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय
फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूँ, बिहार से मैं आता हूँ, वहाँ पे सर अगर आपराधिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूँगा सर मैं अरवल की घटना का। वहाँ पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। कुंडली उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, जिसका अपने समाज में कोई आधार नहीं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा तो भगवान भी क्या करेंगे। कुंडली में उनके समाज के लोगों ने उनको जवाब दिया। पॉलिटिक्स करने वाले नेता है तो टेबल पॉलिटिक्स करने वाला अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा जी, तो उस पार्टी का क्या बचना है। वो गए तो थे कुंडली में, वहां उनके समाज के लोगों ने किस प्रकार से जवाब दिया। अब जिस नेता का अपने समाज में कोई आधार नहीं, उसको इतना बड़ा जनता दल पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा तो भगवान भी क्या करेंगे जी, कितना दूर तक आपको मदद करेंगे। शराबबंदी को लेकर बिहार में विपक्ष पिछले 1 महीने से सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। इस बार शराबबंदी का मुद्दा लोकसभा में गूंजा है। इस मुद्दे को बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में उठाया है। बीजेपी सांसद ने कहा, बिहार सरकार के गलत नीतियों की वजह से शराबबंदी फेल है। बिहार में बड़े पैमाने पर बाहर से शराब और नशे का सामान आ रहा है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है। बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने किया, सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, मां और बहन की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से इंटरमीडिएट और 10वीं बोर्ड की परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि बिहार में 8 जनवरी से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 दिसंबर को जारी होगा। 8 जनवरी को मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। वहीं इससे पहले इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 20 जनवरी के बीच लिए जाएंगे। बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब बिहार डायरी पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज बनाई गई, खाकी द बिहार चैप्टर। अब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मगध रेंज के आईजी रहते हुए अमित लोढ़ा ने फ्राइडे स्टोरी ट्रेडर्स के साथ मिलकर अकूत चल अचल संपत्ति बनाई। अमित लोढ़ा पर सरकारी सेवा में रहते हुए कारोबार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियान जोहार यात्रा पलामू पहुंची। हेमंत सोरेन ने जनता को आभार जताने के लिए गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत कल की थी। इस यात्रा को आशीर्वाद यात्रा भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने
जनता से आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की। आज सीएम सोरेन पलामू में 10 को गुमला, 11 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर में खतियानी जोहार यात्रा लेकर पहुंचेंगे।